हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने 2 पेपर आपके डाल दिए थे और आज ये मेल का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। टीजीटी टीजीटी 2021 का ये पेपर नंबर अपना कौन सा रहेगा? थर्ड रहेगा। थर्ड शिफ्ट रहेगी किसकी? मेल की। ठीक है। 2 पेपर में मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ वो चीज़ें अपनी कॉपी में लिखते जाओ, और इसकी पीडीएफ निकलवाना चाहते हो तो मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और अदरवाइज इसी में से तुम ये काम कर लो ना कि जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो लिख लो। क्वेश्चन क्यों ही करना है? उसी को बार 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 वीडियो को क्या कर लो, 2K की स्पीड पे कर लो। 1 घंटे की तो सारी वीडियो होती है। ठीक है। और एक प्लीज़ भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना फिर। अदरवाइज अगर वही चीज़ें रही तो फिर मैं कहाँ से नया कंटेंट लेके आ पाऊँगी? तो आप प्लीज़ मेरे लिए भी थोड़ा सा समझो। मैं बार बार नहीं बोलती हूँ और आगे पूरी वीडियो में नहीं बोलूँगी, लेकिन प्लीज़ एक बार तो आप समझो इस बात को। बिना बोले भी करवा दिया करो कि आप है ना, जितना शेयर, कितना टाइम लगता है इसका? 1-2 ग्रुप में शेयर कर दिया करो। 1-2 अपने जो भी दोस्त दास्त बैठे हैं उनसे सब्सक्राइब करवा दिया करो। बस उसी से क्या हो जाता है, मेरे को ये हो जाता है कि नई वीडियो बनानी चाहिए, नई वीडियो बनानी चाहिए। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। ठीक है भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या है? व्हाट इज़ द, और मुझे लग रहा है कि इस सीरीज से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा होगा और डेफिनेटली बेनिफिट होगा ही। क्योंकि वैसे अगर आप पढ़ोगे, जब आपको पता ही नहीं है, जिनके देखो, जिनको दिक्कत हो रही है 40 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे, वे प्रीवियस ईयर पेपर कितनी बार भी पढ़ लें, लेकिन जब आपको कि उस चीज़ का लॉजिक ही नहीं पता तो वो याद थोड़े रहेंगे वहाँ पे। और याद रह भी गए तो सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आएगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करके। अगर कुछ चीज़ें अगर रिपीट भी होंगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर से आएगा। जब आपको पता ही नहीं चीज़ का तो आप वहाँ करोगे कैसे? तो वो तो फिर ऐसे ही, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा PYQ करने का। और अगर आपको किसी और की वीडियो देखनी है तो साढ़े तीन तीन घंटे, साढ़े तीन तीन घंटे की वीडियो है भाई। अगर आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना है तो मुझे लगा कि आप वो वीडियो देखिएगा। लेकिन ये रिवीजन के तौर पे है कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है ना उस पे रखूंगी। मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं बताऊंगी कि ऐसे निकाल सकते थे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, कौन का अपने पास ये है कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन इन जनरल फॉर्म। अब भाई कौन का एरिया तुम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो। हम पाई आर एल होते हैं। अब यहाँ मैं प्रूफ थोड़े करूंगी कि पाई आर एल होता है या कौन बना के दिखाऊंगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन का एरिया आपको पता होना चाहिए कि पाई आर एल होता है। अगर आप टीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं और नहीं पता है तो इसको याद कर लो भाई। फॉर्मूले याद ही तो करते हैं। अगर उनका प्रूफ करने हैं तो फिर अपने ढंग से पढ़ो, टाइम दो चीज़ों को, तभी आएंगी वो चीज़ें। वो आप 10 दिन पहले नहीं आ सकती पेपर से। ठीक है। तो चलिए, हो सकता है ये चीज़ किसी को बुरी लगे, लेकिन मैंने ये सीरीज सिर्फ इसीलिए बनाई है कि 40 नंबर जिनको चाहिए ना, उन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए कि PYQ को कैसे हम मतलब याद करें, कैसे मतलब उस चीज़ को समझे। याद तो क्या ही करना, मतलब समझे कैसे उन चीज़ों को। तो थ्योरम का थोड़ा सा मैं बोल के और बोल दूंगी तो वो थ्योरम याद रह जाएगी। कुछ चीज़ों का लिंक बता दूंगी कि भाई इस क्वेश्चन में तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं थी, सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी जा सकते थे। मुझे लगता है 5-6 नंबर तो तुम्हारे आराम से बढ़ ही जाएंगे इस सीरीज से। जिसके मतलब ये है कि 5-6 नंबर तो ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो इस सीरीज से बेनिफिट होगा आपको। ठीक है। और जिनके मतलब ये है कि भाई बहुत अच्छी तैयारी है, उनका क्या हो जाएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा सारे क्वेश्चन के अंदर से। क्योंकि इसके अंदर टोटल अपने पास कितनी है, 9 शिफ्ट है ना, तो 800 क्वेश्चन है अपने पास। तो 800 क्वेश्चन एक बार अगर तुम एक बार इनके अंदर से निकल गए तो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे ना उन क्वेश्चन में फिर आपका टाइम खराब नहीं होगा। ठीक है भाई। और साढ़े तीन तीन घंटों की आप वीडियो नहीं देख सकते, इसलिए मैं इसका जो कोर जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ मैं वो बताऊंगी कि भाई ये आंसर इसलिए नहीं हुआ और ये आंसर इसलिए हुआ है। ठीक है। चलिए, और एक वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट करिए। जैसे भी आपको अच्छी लगती है अच्छे करिए, बुरे लगते हैं तो बुरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर कमेंट करिए तो सही, ताकि आपकी प्रेजेंस तो दिखे ना मुझे कि कितने लोग मतलब प्रेजेंट है इस चीज़ के लिए। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है। अगर बुरा लग रहा है, कहीं मेरी कमी है, तो मैं नेक्स्ट पेपर में उस चीज़ को ठीक करूँगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए मतलब खराब नहीं बोल सकते, ये नहीं कह सकते कि मतलब मैम ये आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, यहाँ आपको ये कंसेप्ट, आप बताइए वो चीज़ें, वो गलतियाँ मैं आगे सुधारूंगी उन चीज़ों को। ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इन ए जनरल फॉर्म। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब यहीं पे तुम्हें पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया अपने पास क्या होता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अगर यहीं पर कोन का अगर वॉल्यूम पूछ ले तो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ठीक है। और यहीं पर ये तो अपने पास कोन का है। अगर सिलेंडर का पूछ ले तो पाई आर स्क्वेयर एच होता है। इसी का 1/3 जो होता है वो अपने पास कोन का होता है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होती है, देखो आर स्क्वायर और एच, 3 डायमेंशन होगी ना, तो ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास होता है वॉल्यूम।
किसकी होती है, ये सिलेंडर की होती है, और ये अपने पास कोण, और ये अपने पास कोण का क्या होता है, वॉल्यूम। अब यहाँ पे अपने पास सिलेंडर का भी सॉरी ये होता है एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या होता है अपने पास, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है, ठीक है। तो ये अपने पास होता है एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए कोण का, तो कोण अपने पास इस तरह से बनता है, तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे तो इसका भी ऐड हो जाएगा, πr² और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कह रखा है व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब n की जगह तुम कुछ भी रख लो अगर तुम्हें नहीं पता, वैसे तो बता देती हूँ। इसका रिजल्ट होता है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डेटर्मिनेंट पक्का नॉन जीरो है, तो उसका अपने पास रैंक कितना होगा, n ही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो आप n को फिक्स कर लिया करो, n को पुट कर लो 2, ठीक है। नॉन सिंगुलर कह रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो भाई, रैंक अपने पास कितना आ गया, अपने पास 2 आ गया, और n की जगह तुमने कितना लिया है, 2 लिया है, तो सब ऑप्शन में पुट कर लो। n की जगह 2 पुट करोगे, ये कह रहा है 5 रैंक होगा, कैंसिल हो गया। n की जगह 2 पुट करोगे 3 रैंक कह रहा है, कैंसिल हो गया। n की जगह 2 पुट करोगे क्योंकि 2 लिया है ना तुमने, यहाँ पे भी पुट करोगे फिर, तो कितना होगा, 4 होगा, ऑप्शन कैंसिल होगा। ऑप्शन अपने पास कितना आ गया, सी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ध्यान रखा करो और एक नल मैट्रिक्स को ध्यान रखा करो, नॉन सिंगुलर होती है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर अपने पास थर्ड में क्या रखा है, इस नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर। भाई अब 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अपने पास कुछ नहीं होता, तो अपने पास हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर पीछे इवन नंबर है तो 2 का डिविजिबल होगा, लेकिन ये नहीं है अपने पास। हमें 9 का डिविजिबल, अगर इनका साइन इनका सबका सम करोगे तो 9 तो आ रहा है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 9 का, अदरवाइज नहीं। इनका तुम सबका सम करोगे ना, तो तुम्हारे पास ना, मतलब कैसे करना है, एक सम और करना सिखा देती हूँ, कहीं सब कोई ऐड कर रहे हो तुम। देखो जहाँ 9 बन रहा उनको छोड़ दो, जैसे 8 और 1 9 बन गया, छोड़ दो। 6 और 3 9 बन गया, छोड़ दो। फिर 5 और 4 अपने पास 9 बन गया, छोड़ दो। फिर अपने पास 7 और 3 10 हो गया, 9 से डिवाइड करो 1 हो गया। 8 और 1 9 हो गया, छोड़ दो। 5 और 2 अपने पास 7 आ गया अपने पास, रिमाइंडर आना चाहिए था 9, तो अपने पास नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी डिविजिबल नहीं है, इसका भी। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल अपने पास क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसके जो इवन प्लेसेज है ना, इनको अपने पास ऐड कर लो, इवन प्लेसेज को ऐड कर लो। मान लेते हैं कि इवन प्लेसेज का सम उन सारे के सारे जो ये है ना, जैसे 2 और 8 अपने पास 10 हो जाएगा, 10 में फिर 3 ऐड कर लेना, 13 में 2 ऐड कर लेना, 15 में फिर अपने पास ऐड करोगे 6 से, तो अपने पास 21 में अपने पास 1 ऐड करोगे 22 में अपने पास 3 ऐड करोगे 25, तो ये अपने पास आ गया 25। अब अपने पास ओड प्लेसेज उठा लो, ओड प्लेसेज में कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 5 और 7 अपने पास 12 और अपने पास फिर क्या हो गए 2 14, अपने पास 14 और अपने पास 5 14 और 5 अपने पास 19 और अपने पास फिर कितने 8 ऐड करो तो 27 में अपने पास 0 तो 27। इन दोनों का डिफरेंस कर लो, तो डिफरेंस अपने पास और उसका मोड ले लो तो 2 आ गया। लेकिन अगर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो तो अपने पास वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही बचा अपने पास, बी ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। या फिर 7 का आपको करके ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, द करो गिवन बाय द एक्स वाई इज इक्वल टू 15। पहली बात तो इसका नाम क्या होता है, ये होता है अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है अपने पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और तुम्हें चेक करनी है सिमेट्रिक किसके होगा। तुम एक काम करो, x की जगह -x रखो और y की जगह तुम्हें क्या रखना है, -y। करो के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब करो सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन, तो ओरिजिन के अबाउट हो गए। अब तुम्हें क्या करना, x की जगह y रखो, क्योंकि इसने कहा ना लाइन x की जगह y और y की जगह x। मैंने x की जगह y रखा तो y, और y की जगह x रखा तो ये भी 15 आ गया। करो में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये अपने पास सिमेट्रिक होगा अबाउट x इज इक्वल टू y लाइन के भी, और सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन के भी। अब ये कह रखा कि सिमेट्रिक होगा अबाउट x एक्सिस के, x को -x से चेंज करना होता है, x को किससे चेंज करो, -x से। और देखो करो में अपने पास कोई चेंज आ रहा है, x को मैंने, अगर ये मेरे पास x एक्सिस है, x को मैं यहाँ लेके गई, x को -x से अगर मैंने चेंज किया, करो में अगर कोई चेंज नहीं आया तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो अब इसमें तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा y एक्सिस। अब आ जाओ, अगर y को तुम चेंज करो -y से, देखो ये कैसे होगा, थोड़ा सा बता देती हूँ।
देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस होती है, ये मेरे पास माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई और ये मेरे पास माइनस वाई। मैंने एक्स को किधर चेंज कर दिया, माइनस एक्स से। तो करो मेरे पास इधर मैंने ये ले लिया, मतलब मान लेती हूँ कि मेरे पास 1 1 कोई पॉइंट था, तो मैंने -1 1 ले लिया पॉइंट। और ये पॉइंट रखने पर भी अगर सेम आंसर दे रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं दे रहा ना सेम, अगर सेम दे रहा होता, ये पॉइंट यहाँ पे रखने पे भी सेम दे रहा होता, तो ये देखो यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा, वाई, एक्स तो चेंज हो रहा है ना, क्या चेंज नहीं हो रहा, वाई, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। अगर वाई को चेंज करोगे, यहाँ वाई है, यहाँ माइनस वाई, वाई को माइनस वाई से चेंज करो, और करो में कोई चेंज ना हो, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ये लाइन के अबाउट ना, इसके अबाउट हुआ ना सिमेट्रिक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट, देखो दिस, तो ये अपने पास एक्स एक्सिस, वाई को माइनस वाई से चेंज करो, करो में कोई चीज ना है, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और एक्स को माइनस एक्स से चेंज करो, करो में कोई चीज ना आए, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। दोनों को चेंज करो, एक्स और वाई को, करो में कोई चेंज ना आए, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई रखो और वाई इज इक्वल टू एक्स रखो, तो करो में कोई चीज ना आए, तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसमें ऑप्शन दोनों ही सही है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दे रखा है 5th। अब आप लोग सोचोगे कि जो फाइनल आंसर की उसमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपका, तो भाई उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो जो भी आपका जैसे अब आया है ना पेपर आ गया और आंसर की डाल दी, तो उसके बाद वही पेपर डल जाता है साइड पे, उसको चेंज नहीं किया हुआ। बाद में देखो हम लोग क्या करते हैं, उस पर वो लगाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो उसके लिए अपने पास बाद में विंडो खुलती है, तो उस टाइम पे जो करेक्शन विंडो है वो खुलती है, मतलब जो जो ऑप्शन होते हैं, जो तुम क्या लगाते हो, मैं भूल गई, वो वर्ड भूल गई क्या था, तो उसके बाद आंसर चेंज होते, तो दोबारा नहीं डलता साइड पे, तो वो चेंज हुए होंगे फिर बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ए पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट ऑफ n डिग्री हैज, कितने रूट होंगे उसके, n डिग्री की है तो उसके अपने पास n रूट होंगे, मे बी रियल लिखा हुआ ना, तो रियल हो गए तो अपने पास क्या होगा, मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, अगर रियल कोफिशिएंट है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सारे के सारे रियल हो कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने ये रख लिया अभी x2 माइनस में 1 इज इक्वल टू में, चल यही रख लेती हूँ, xn माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 रख लिया, तो ये एफ ऑफ एक्स मैंने एक पोलिनोमियल ले ली, x की n माइनस 1, इसके रियल कोफिशिएंट है, लेकिन इसके सारे के सारे रूट रियल थोड़े हैं, रियल रूट तो इसका कितना होगा, एक तो अपने पास इसका रियल रूट अपने पास क्या होगा, सिर्फ एक होगा, 1, एटलीस्ट 1 रियल रूट पक्का हो गया अगर कोई भी रियल कोफिशिएंट की पोलिनोमियल है, तो कौन कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। ये क्या रखा है नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो एसिमेट्रिक होता है, एक एंटी सिमेट्रिक होता है, एक अपने पास क्या होता है, एक तो एसिमेट्रिक होता है और एक होता है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के अंदर अपने पास क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एसिमेट्रिक के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, क्या नहीं होते, वे सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट नहीं आते, रिफ्लेक्सिव वाले नहीं आते हैं, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन होते 3 की पावर, एसिमेट्रिक है तो 3 की पावर, जितनी अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसने लिखा एसिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो 3 की पावर n माइनस में 1 बाय में 2, वहाँ 2 होते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने पास 3 दे रखी है चॉइसेस, वहाँ पे n चॉइसेस होते तो n की पावर n माइनस 1 बाय में 2 करते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता तो, लेकिन ये पूछ रहा कितनी होगी, जितने यहाँ पे दे रखे मैंने, इसलिए 3 दे रखे तो मैंने 3 रखा है यहाँ, उसकी पावर अपने पास कितनी होती है, n माइनस 1 बाय में 2, यही n यहाँ पे लेना होता है, जो यहाँ दे रखा है वही, मतलब 3 की पावर यही यहाँ पे लेना होता है, 3 माइनस में 1 बाय में अपने पास 2, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 अपने पास 27 आ जाएगा इसका। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर ये एसिमेट्रिक ना पूछ के एंटी सिमेट्रिक पूछा होता, ANTY एंटी सिमेट्रिक अगर पूछा होता तो अपने पास क्या होता, इसके आगे 2 की पावर n और अपने पास हो जाता, n अपने पास कितना है 3, ये अपने पास हो जाता, मतलब 8 से और मल्टीप्लाई हो जाता अगर एंटी सिमेट्रिक पूछा होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि आइलर फंक्शन टेंड टू इन्फिनिटी इन विच कंडीशन फॉलो। एक तो चीज़ का ध्यान रखना, जो ये आइलर फंक्शन होता है ना, ये n जो होता है पूरा का पूरे नंबर थ्योरी जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर पे है, मैंने कल वाले पेपर में भी बताई थी ये बात, तो इसके अंदर जो ये n है ना पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये n जो रहेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है ये फाई n की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी,
जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, यानी कि ये n जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और ये जो आइलर फंक्शन फाई होता है ना, इसको आइलर टोशेंट फंक्शन बोलते हैं अपने पास। तो ये अपने पास क्या होगा, n टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करें। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। बस एक चीज़ का याद रखना, मैं 2-3 रिजल्ट इसके बताऊंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का x हो जाएगा अगर ये x अपने पास इंटीजर हो जाए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अपने पास होता जो भी नंबर लो, जैसे मैंने 2.5 ले लिया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना, मतलब 2.5 से लेस देन इक्वल टू इंटीजर कौन सा होगा, इसके नियरेस्ट इंटीजर जो इससे या तो छोटा हो या इसके बराबर हो, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। लेकिन मैंने अगर 2 का ही पूछ लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो खुद ये कह रहा है या तो इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए और इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो क्या होगी, अपने पास 2 ही होंगी। देखो ये दोनों, तो ये फंक्शन पहली बात तो देखो 2 के लिए भी 2 दे रहा है, 2.5 के लिए भी 2 दे रहा है, तो ये फंक्शन क्या नहीं होता, 1 नहीं होता। अगर डोमेन रियल नंबर दे रखी हो और रेंज अपने पास कुछ भी मान लेते हैं, रियल ही दे रखी है, अगर डोमेन अपने पास इंटीजर दे दे तो अपने पास ये फंक्शन 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये फंक्शन 1 नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस आ जाए और माइनस को आप बाहर लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए ये चीज़, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। माइनस को अगर बाहर लेके आना चाहते हो तो ये माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। फिर x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो ग्रेटर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ये बात भी सही है। और ये वाली चीज़ अगर ये सही है तो ये तो अपने आप ही गलत होगी, तो डी अपने पास इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, ये ऑप्शन आ गया। अब 2-3 चीज़ें और लिख लो जो मैं बोल रही हूँ अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने पास एल्जेब्राइक फंक्शन होता है। दूसरी चीज़ लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने पास क्या नहीं, अगर एल्जेब्राइक फंक्शन है तो एल्जेब्राइक फंक्शन कभी भी पीरियोडिक नहीं होते। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो अपने पास पीरियोडिक नहीं होता और ना उसका कोई फंडामेंटल पीरियड होता है। ठीक है भाई, और एक चीज़ और अभी तुम्हें लिखनी है, जो जो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फ्रैक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन एक्स, इज इक्वल टू में एक्स होता है। एक्स अपने पास कोई भी नंबर है वो इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में से उसका फ्रैक्शन पार्ट घटा दो। तो देखो मैंने अभी बताया कि ये फंक्शन अपने पास क्या नहीं होता, पीरियोडिक नहीं होता, ना ये फंक्शन अपने पास पीरियोडिक होता है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन होता है ना, ये वाला, ये पीरियोडिक होता है भाई, ये पीरियोडिक। अगर पीरियोडिक हो ना कोई भी फंक्शन, वो कभी भी फिर एल्जेब्राइक नहीं होगा, तो ये फंक्शन एल्जेब्राइक नहीं होता, पीरियोडिक होता है। इसका फंडामेंटल पीरियड अपने पास कितना होता है, 1 होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ये फंक्शन बाउंडेड होता है और इसकी वैल्यू जो होती है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 होती है। ठीक है, तो इसी के बीच रहेगा। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि आपने 2.3 ले लिया, जैसे 2.3 एक एक्स की वैल्यू ये ले ली, मैं इसको लिख सकती हूँ 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ प्लस होगा, तो प्लस अपने पास लिख दूँ कि अपने पास 0.3, ठीक है, 0. क्या कर दूँ, 3 कर दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे है। 9 में अपने पास हमें क्या करना है 9 में, अच्छा ये कह रखा, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी इफ इट इज गिवन दैट सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी इज 15। ठीक है भाई, एपी की टर्म क्या होती है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और इनका सम तीनों का कितना दे रखा है, इन्हीं का तो सम दे रखा है, इज इक्वल टू 15। तीनों को ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल, कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 15, ए कितना आ गया अपने पास 5, और मिडिल टर्म अपने पास क्या थी, पहली ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, तो यही तो थी मिडिल टर्म, तो कितनी आ गई 5, ऑप्शन नंबर बी। डीएसएस में बिल्कुल हल्का सा आपका दिमाग बस वहाँ पे, अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ही देख रहा हो, टाइम का खेल है सारा, और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर काम रह के पेपर दे के आओगे तो ईजिली हो जाएगा। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका ग्रेडियंट निकालना। अब ग्रेडियंट पता होना चाहिए ना, ग्रेडियंट अपने पास क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कर्ल बाय कर्ल एक्स, किसका, एफ का, आई, और प्लस में कर्ल एफ बाय में कर्ल वाई जे, और प्लस में कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड की, लेकिन इसमें तो जेड है ही नहीं, ये तो एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। अब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट रहेगा, x का कितना होगा 1, तो अपने पास i होगा, और अब विद रिस्पेक्ट टू y करो इसका डेरिवेटिव, x अपने पास कांस्टेंट हो गया, तो प्लस में अपने पास j हो गया, देख लो ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, 4-4 5-5 क्वेश्चन, ये कर्ल निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, ये तो सीख ही लो,
नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए अकर इफ ए इज इक्वल टू में दिस, ए में इतने एलिमेंट है तो पूछ रहा सबसेट कितने होंगे। सबसेट का मतलब क्या पूछ रहा है कि इस सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट में एलिमेंट अपने पास कैसे निकालते हो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4, 16 ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं तभी ये कहती हूँ आपको, जो मैंने आपको वो पढ़ा रखा है ना रिलेशन एंड फंक्शन करके, डीएसएसबी के लिए मैंने 4-5 वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उनको देख जाओ 2K की स्पीड पे करके। उससे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि +2 क्लास का +1 2 का जो है, +1 में भी रिलेशन एंड फंक्शन आता है और +2 में भी आता है। मैंने दोनों को कंबाइन करवा रखा है, क्योंकि वही मैंने जेई में पढ़ाया है, तो आप लोगों को बहुत ही उससे हेल्प मिलेगी। और इसीलिए मैंने आपकी अलग से वीडियो बनाई है उसकी, कि आपको मैं डेप्थ में बता सकूँ कि ये चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं। उसमें मैंने सारा सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप 2K की स्पीड पे उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी सबसेट, अच्छा ये तो हो ही गया ना, ये तो हो गया, 16 हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दे रखा है इफ द इनर प्रोडक्ट बिटवीन द वेक्टर वेनिश, ठीक है भाई। अगर मेरे पास दो ये अपने पास दे रखा है, इनकी इनर प्रोडक्ट 0 हो रही, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा अपने पास, ऑर्थोगोनल होंगे। इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है ये ऑर्थोगोनल है, इनर प्रोडक्ट 0 होगी, इनर प्रोडक्ट 0 है तो इनकी जो ये दोनों वेक्टर है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब एंगल 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होंगे यू और वी। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में दे रखा है द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन एक्युलन फॉर्म इज इक्वल टू। भाई जब भी एक्युलन फॉर्म में, कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि एक तो तुम्हें ये ना लीनियर अलजेब्रा में, सॉरी अलजेब्रा है बीएससी फर्स्ट का, उसकी ना एक बार देख लो, ये एक ही चैप्टर में दे रखा है। तुम एक बार वहाँ से एग्जाम्पल वगैरह कर लोगे ना, तुम्हें फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगी और वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ लोगे। बता तो मैं भी रही हूँ, लेकिन वहाँ से एक बार पढ़ लो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, रो रिड्यूस फॉर्म, रो एक्युलन फॉर्म, और कॉलम रिड्यूस फॉर्म और कॉलम एक्युलन फॉर्म। ये पढ़ लो वहाँ से अच्छे से, कौन सी अपर ट्रायंगुलर होगी, लोअर ट्रायंगुलर होगी, मैट्रिक्स तुम्हें बनानी आ जाएगी वहाँ से। अभी ये पूछ रहा है कि इनमें से रैंक पूछ रहा है किसका, एक्युलन फॉर्म का। एक्युलन फॉर्म का रैंक होता है जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है और जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम होते हैं, उतना ही उसका रैंक होता है। देख लो इन दोनों में से क्या मिल रहा है। तो अपने पास ये कह रहा है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ ए मैट्रिक्स, बिल्कुल ये करेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कोई लेना देना नहीं होता, वेरिएबल से नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अरे भाई डी सही, अच्छा ऊपर 0 दे रखा तो ये गलत है, 0 रोज नहीं, नॉन जीरो रोज, सॉरी मेरे से भी गलती हो गई थी, नॉन जीरो रोज भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है इन व्हाट रेंज सीकेंट एक्स बिकम्स इन्वर्टिबल, ठीक है भाई। इन्वर्टिबल होने के लिए रेंज, मैं 6 के 6 फंक्शन की रेंज आपको लिखवा देती हूँ। अगर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, एक साइन एक्स होता है, एक अपने पास कोस एक्स होता है, एक अपने पास टेंजेंट एक्स होता है, एक अपने पास क्या होता है, टेन का उल्टा अपने पास कोट एक्स होता है, कोस का उल्टा अपने पास सीकेंट एक्स होता है, और साइन का उल्टा अपने पास क्या होता है, कोसिकेंट एक्स है। अगर साइन एक्स की रेंज पूछे तो -1 से 1 क्लोज इंटरवल अपने पास होती है, ठीक है, जिसके अंदर वो इन्वर्टिबल होता है। कोस एक्स की रेंज पूछे तो -1 से 1 होती है, टेंजेंट एक्स की पूछे तो रियल नंबर होती है, कोट एक्स की पूछे तो रियल नंबर होती है, सीकेंट और कोसिकेंट की होती है रियल नंबर में से इनका ओपन इंटरवल माइनस कर दो, -1 to 1 हटा दो। कोसिकेंट की भी और सीकेंट की भी यही होती है, रियल नंबर में से क्या कर दो, ओपन इंटरवल -1 to 1 हटा दो। मतलब -1 और 1 पे कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टिबल हो जाएगा, इनके बीच के पॉइंट नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। सीकेंट की जगह कोसिकेंट आ जाता तब भी यही होता। साइन का बता दिया मैंने, कोस का बता दिया, टेन का बता दिया, कोट का बता दिया, सीकेंट को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मैंने 6 के 6 बता दिए। तो ऑप्शन नंबर अभी के लिए ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट 0 to 4 और कर्व दे रखा है x इज इक्वल टू में y। तुम्हें पता है वॉल्यूम अपने पास पाई ऑफ, ये कह रहा है किसके अबाउट कह रखा है, कर्व बिटवीन द ऑर्डिनेट दिस, y की वैल्यू दे रखी है तो पाई अपने पास x स्क्वायर इंटू में dy होगा, और y की वैल्यू 0 से 4 होगी। अब x स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, पाई x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y स्क्वायर के, इंटू में डी वाई, इंटीग्रेशन कर दो 0 to 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो है अपने पास, पाई तो एज इट इज रखना है, वाई स्क्वायर रखोगे तो यहाँ वाई की क्यूब, वाई में 3 तो अपने पास, और पाई को बाहर ले लो और 0 से 4 तो कितना आ जाएगा 64 बाई में 3 पाई आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आ जाएगा, ठीक है।
अब जिसने ये है कि पिछला पेपर ढंग से किया उसको ये क्वेश्चन आराम से हो गया होगा, क्योंकि इसमें वही फॉर्मूला लगाना था जो मैंने पहले पेपर में करवाया था। ये तो अगर पेपर कर रहे हो ना, थोड़ा ढंग से करो, जो जो चीज़ें याद करने की उनको बार बार पढ़ो भाई, उनको लिखो, उनको करना ही पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा होगा वरना आपका पेपर करने का। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास, एसिम्प्टोट आर द टेंजेंट टू द कर्व। देख कोई भी अगर कर्व होता है ना, कोई भी कर्व होता है अपने पास, ये अपने पास जैसे ये कर्व है, ये इसका क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, ये अपने पास टेंजेंट बन गया। अब अपने पास कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है और उसके जो टेंजेंट है, वो ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये टेंजेंट अगर इस कर्व की इन्फिनिटी पे जाके बने, मतलब ये जो लाइन है इस कर्व को अगर इन्फिनिटी पे जाके टच करे तो ये एसिम्प्टोट हो जाएगी। तो ये कह रखा है कि एसिम्प्टोट क्या होते हैं, वे भी टेंजेंट ही होते हैं कर्व के, लेकिन कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर एनी मैट्रिक्स टू बी इन रो रिड्यूस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ईच लीडिंग वन इज टू राइट ऑफ वन प्रीसीडिंग। भाई बिल्कुल ऐसा होता है, ये कहता है रो रिड्यूस कह रखा है तो अपने पास ये अपने पास हो गया, और अगला लीडिंग एंट्री जो होगा ये अपने पास यहाँ देखो, पहले वाला जो भी लीडिंग एंट्री होगा रिड्यूस फॉर्म में, रो रिड्यूस फॉर्म में, वो क्या होगा, इसके क्या होगा अपने पास, ये कह रखा है ईच लीडिंग वन इज राइट ऑफ वन प्रीसीडिंग। ये अपने पास प्रीसीडिंग हो गया, इसके राइट में आया है ना, ये अगर यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ आया तो भी राइट में ही रहेगा थर्ड रो में, ये यहाँ आया तो भी अपने पास इसके हमेशा राइट में रहेगा, तो ये करेक्ट है। ये कह रखा है नोट। ठीक है, एनी रो इफ हैज जीरो इज एट बॉटम। जितनी भी जीरो रोज होगी वो हमेशा नीचे रहेगी, मतलब बॉटम में रहेगी, नॉन जीरो हमेशा अप में रहेगी, तो ये भी करेक्ट है। जीरो रोज इज ऑन टॉप, ये बात गलत है, हमेशा बॉटम में रहेगी। लीडिंग एंट्री हमेशा क्या होगी, रिड्यूस फॉर्म में यूनिटी होगी, लेकिन रिड्यूस ना होकर सिर्फ एक्विलेंट फॉर्म होती तो फिर जरूरी नहीं है वन होगी, वो कुछ भी हो सकती है, बस नॉन जीरो होगी। फिर अभी के लिए ऑप्शन अपने पास क्या रहेगा, सी अपने पास करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18, और 18 में कह रखा है इफ द डिस्क्रिमिनेंट अपने पास ग्रेटर, तुम्हें पता ना माइनस पी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2a होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस में सी दे रखा है। अब ये डी की वैल्यू क्या होती है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर ये डी अपने पास ग्रेटर देन जीरो है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ठीक है ना, कैसे आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक बार ऐड करोगे एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। डी जीरो होगा तो इक्वल रूट आएंगे, डी लेस देन जीरो होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है ए दे रखा है, बी दे रखा है और अपने पास सी दे रखा है। वॉल्यूम पूछ रहा है अभी पैरेललोपाइप की। अब यहाँ से वॉल्यूम पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये एज इट इज लिख दो 3 1 1। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होती है ए बी सी, और इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ये अपना एडवांस कैलकुलस का है। और दूसरे अपने पास ये निकाल दो 5 1 -1, और अगला अपने पास लिख लो 1 1 और -1। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो भाई, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा इस पैरेललोपाइप का। अगर यहीं पर अगर टेट्राहेड्रन का पूछ लेता, अब पूछ सकता है, वो लिख लो अपने साथ में, टेट्राहेड्रन का 1/6 कर दो इसी के वॉल्यूम का, तो वो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e की पावर x, डोमेन का मतलब x की जगह क्या क्या रख सकते हो। इसकी डोमेन जो होगी, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी। डोमेन तो इसकी रियल नंबर हो सकती है, अगर रेंज पूछ लेगा तो जीरो से इन्फिनिटी, सॉरी जीरो तो होती नहीं, ओपन ये होती है ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी। ये इसकी क्या होगी अपने पास, इसकी रेंज होगी ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी। एक्स अगर इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चलेगी, नहीं क्लोज इंटरवल होगी भाई, इसकी जो रेंज होगी क्लोज्ड होगी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा ना, तो अपने पास जीरो टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल किसकी होगी अपने पास, ई की एक्स की। ये इसकी रेंज होती है, डोमेन इसकी रियल नंबर होती, तो अभी डोमेन पूछी है तो रियल नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 20 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट, विच मॉडल इज the one in which every set of variable state is uniquely determined by the parameters in the model and by set of previous state। मतलब पहले से एक इनिशियल वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, तो उस मॉडल को क्या कहते हैं अपने पास, ये कहता तो उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल। भाई अगर ये आपने नहीं भी पढ़ रखा ना, ऑप्शन से भी हो जाता है ये।
कंटिन्यूस मॉडल थोड़े कहेंगे जब पहले से ही कोई चीज़ इनिशियल हमें पता है, प्रोबेबिलिटी होगी उसके लिए, जो चीज़ फिक्स है उसके लिए कैसे होगा डिस्क्रीट मॉडल। ऐसा नहीं है, ये डिस्क्रीट होता जब अलग अलग वैल्यू पड़ी हो, ऐसा इसे इसने कुछ बोला ही नहीं। तो डेटरमिस्टिक, क्योंकि जब पहले से एक पॉइंट पता है तो उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, तो डेटरमिस्टिक मॉडल होगा। अदरवाइज अगर नहीं पढ़ रखा तो भी मैं ये बता रही हूँ ऑप्शन से जाया जा सकता है इस पेपर में। Let f be a sequence of bounded function and series given by f is uniformly continuous to some function say g। भाई जब भी अपने पास यूनिफॉर्म फंक्शन होता है ना, यूनिफॉर्म फंक्शन जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, और यहाँ पे अपने पास कोई भी बाउंडेड है तो बाउंडेड को बाउंडेड पे ही मैप करता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस हो ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐसा नहीं करेगा अपने पास। अगर अपने पास f जो है वो अपने पास सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन हमेशा क्या होती है, क्लोज्ड होती है। इसलिए मैंने कहा कॉम्पैक्ट को यूसी क्या करता है, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे भेजता है। तो ये अपने पास जी क्या हो जाएगा, अपने पास बाउंडेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट। अगर कंटिन्यूटी होती तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं होता। नेक्स्ट अपने पास दे रखा जनरल सॉल्यूशन दे रखा y डबल डैश x इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल कंडीशन अपने पास दिस। इसमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा आपको, ऑप्शन से जाओ पहले अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी आता तो। ये कह रखा है x की वैल्यू 0 पे y 0 आना चाहिए, x की वैल्यू 0 पे 1 आ रहा है, ये तो कुछ भी रख लो, b कैंसिल हो गया और सब में 0 आ रहा है। फिर ये कह रखा है कि y का डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है x की वैल्यू 0 रखने पे, तो इसका डेरिवेटिव कर लो। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 वाई एक्स का, तो वाई डैश आ गया। ये कह रहा है 0 आना चाहिए तो ये ऑप्शन भी हट गया। इसका डेरिवेटिव 1 आएगा लेकिन ये भी 0 आना चाहिए। ये अपने पास ऑप्शन आया, सारे ऑप्शन कैंसिल करके ये ऑप्शन सही रहेगा। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि इसके ग्रेस मार्क्स मिले होंगे क्योंकि ये गलत है। ये क्या दे रखा y डबल डैश इज इक्वल टू में अगर 0 दे रखा है तो y अपने पास बनेगा, इसका इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड, ये अपने पास बनेगा c1 प्लस में c2x। फिर इसके ऊपर कंडीशन पुट करोगे, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, y की 0 तो c1 की वैल्यू 0। फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से c1 आ जाएगा, y ऑफ 0 पे 0 दे रखा है तो c1 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0 फंक्शन बनेगा अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अभी के लिए फिर आपको ए ऑप्शन, क्योंकि इनको कंडीशन को सेटिस्फाई सिर्फ यही कर रहा तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए फंक्शन एफ अपने पास आर टू आर है एंड ए बी ए पॉइंट विच इज गिवन कन्वर्जेंट टू अस, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द सीक्वेंस विच इज जनरेटेड बाय इट्स इमेज। देखो भाई ये कह रखा है कि अपने पास क्या कर रखा है, एक फंक्शन दे रखा है एंड ए बी ए पॉइंट विच इज गिवन कन्वर्जेंट टू अस। जो अपने पास क्या दे रखे, ये वो एफ ऑफ ए जो है ना, ये वो सारे के सारे पॉइंट उठा लिए जिसको एफ जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब इमेज के सारे पॉइंट उठा लिए। तो अगर ये जो सारे के सारे पॉइंट है तो मैं जिससे हमने क्या करवाया है, कन्वर्ज करवाया, तो ये याद रखना रेंज सेट जो होता है ये हमेशा बाउंडेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पॉइंट्स हमने उठाए हैं तो ये क्या होंगे, हमेशा बाउंडेड होंगे, तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैथमेटिकल मॉडलिंग इन बुलियन अलजेब्रा। भाई बुलियन अलजेब्रा आपको पता है Z2 टाइप के एलिमेंट होंगे जिसके अंदर बुलियन अलजेब्रा मतलब सिर्फ में 0 और 1 एलिमेंट जिसके अंदर होते हैं, 0 1 0 1 0 1 ऐसे एलिमेंट चलते जाएंगे। तो ये जो अपने पास मैथमेटिकल मॉडलिंग है बुलियन अलजेब्रा के लिए यूज़ करते हैं, तो ये ऐसी कोई ज्योमेट्री ही नहीं होती, लाइन्स फिगर नहीं पड़ा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मैथमेटिकल मॉडलिंग में कोई लेना देना नहीं। कंस्ट्रक्टिव ऑफ सॉलिड ज्योमेट्री होगा, जैसे आपने क्या करना हो, प्लेन जो फिगर होती है उनको अगर आपने बनाना तो 0 1 की हेल्प से हम कोई भी प्लेन फिगर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें बनाना है कि रेक्टेंगल बनाना है तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में तो यहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 1 रख दोगे, यहाँ पे क्या होगा अपने पास y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 0, यहाँ पे x भी 1 y भी 0 1 दोनों ले सकते हो, 1 1 ले लो, यहाँ पे अपने पास ले सकते हो, क्या लोगे -1 1 ले सकते हो, लेकिन -1 इसमें Z2 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर दोबारा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रा है, ये Z2 पे रिंग बनाता है अपने पास, तो 2 से डिवाइड हो जाता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। पहली ही लाइन पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, सॉल्यूशन ऑफ द कर्व दिस वेयर y इज ए फंक्शन ऑफ x ऑल्सो x और y आर द नंबर्स एंड टर्म्ड एज व्हाट। तो ये कहता है इसको फंक्शनल कर्व कहेंगे, इसको अपने पास पोलिनोमियल कर्व कहेंगे। क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द कर्व से जो बनेगा उसको सॉल्यूशन कर्व बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
ये तो अपने पास कभी मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, बिट्समैन करो कौन सा होता है। चलो अभी के लिए ऑप्शन सी आएगा इसका, क्योंकि सॉल्यूशन करो तो सॉल्यूशन से तो सॉल्यूशन करो मिलेगा ना हमें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी सिंगुलर सॉल्यूशन अकर फॉर nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसका कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता है। कभी भी अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो उसका कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सिंगुलर सॉल्यूशन कभी भी जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन्ड नहीं होता है। फिर होता किससे है? जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो कंप्लीट सॉल्यूशन से अपने पास हमेशा मिलता है, जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर अभी के लिए अपने पास ए करेक्ट हो जाएगा। चाहे कितने भी ऑर्डर की हो, अगर लीनियर है ना तो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में कि द कर्व ऑब्टेन्ड इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ऑफ विच टाइप। मैंने तीनों बताए थे, ये तीन ही होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो अपने पास जे शेप का होता है, और मैंने कहा था सिग्मोइड कर्व जो होता है वो अपने पास एस शेप्ड का होता है, और मैंने कहा था लॉगरिथम कर्व होता है वो भी अपने पास एस शेप्ड का होता है। अभी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ये कोई शेप होती ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर कौन होता है? जे शिफ्ट होता है, तो बी ऑप्शन अपने पास करो होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सपोनेंशियल की जगह लॉगरिथम करो आ जाए तो एस शिफ्ट होगा, सिग्मोइड करो आ जाए तब भी एस शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास पूछ रखा है कि विच मॉडल अकाउंट्स फॉर टाइम डिपेंडेंट। तुम्हें पता है टाइम डिपेंडेंट चेंज ऑफ ए मॉडल, अगर चेंज हो रहा है तो कैसा होगा? डायनामिकल मॉडल होगा, ठीक है। बाई मॉडल के लिए अपने पास दो तरह की पॉपुलेशन होनी चाहिए, स्टैटिक मॉडल के लिए कांस्टेंट रहनी चाहिए, कोई चेंज नहीं। जर्नलाइज मॉडल अपने पास बड़ी पॉपुलेशन के लिए, मतलब एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए अगर हमें लेना है तो जर्नलाइज मॉडल अपने पास काम करता है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अपने पास 10 आ जाए, 10 में अपने पास दे रखा कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस विद यूनिक लिमिट पॉइंट। अपने पास क्या होता है? कन्वर्जेंट होती है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस है विद यूनिक लिमिट पॉइंट। देखो यहाँ से दो चीज़ें बनती, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, यूनिक लिमिट पॉइंट है नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, लेकिन दोनों रिजल्ट को अगर मिला देते हो तो अपने पास ऑप्शन निकल के आ जाता है ए कन्वर्जेंट। नेक्स्ट अपने पास कहता है द सम ऑफ द सीरीज। अब ये सीरीज की बात कर रहा है, एन साइन एन, ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट कब होती है? इसको ए एन ले लो, अगर ए एन अपने पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0 तो वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है। कोई भी फाइनाइट लिमिट आ जाए हमेशा डाइवर्जेंट होती है। अगर ये सीक्वेंस होती एन साइन एन अपने पास ऐसे सीक्वेंस होती तो ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होती इनफाइनाइटली, लेकिन सीरीज है तो ये अपने पास डाइवर्जेंट होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास देता है कि व्हाट कंडीशन इज सेटिस्फाइड इफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली बाउंडेड। फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब होगा? जब अपने पास एफ ऑफ एक्स का मोड अपने पास लेस देन इक्वल टू आ जाए किसी केस फॉर ऑल एक्स के लिए, ये अपने पास होता है यूनिफॉर्मली बाउंडेड या फिर बाउंडेड, दोनों ही चीज़ों के लिए, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये चीज़ यूनिफॉर्म का मतलब होता है एब्सोल्युटली, ठीक है। तो देख लो किस ऑप्शन में ये कहता है कन्वर्जेंट, नहीं, नहीं, इक्वल टू नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 दे रखा है, दे रखा था ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है बाउंडेड सीक्वेंस का उसको कहते हैं लिमिट सुपीरियर। ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं लिमिट सुपीरियर, और जो अपने पास बाउंडेड सीक्वेंस का स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है ये तो ग्रेटेस्ट हो गया, और अगर अपने पास लीस्ट लिमिट पॉइंट होता है यानी कि स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होता है उसको कहेंगे लिमिट इन्फीरियर, ठीक है भाई। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट होगा उसको कहते हैं लिमिट इन्फीरियर, और जो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होता है उसको कहते हैं अपने पास लिमिट सुपीरियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट में चले, नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 14, और 14 में दे रखा है फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस भाई एक्स की जगह ये रखना, वाई की जगह ये रखना, क्या ये लिमिट निकालनी है? पुट कर दो भाई, यहाँ पे 2 और 1 अपने पास 3, माइनस के 6 माइनस का 3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब क्यों नहीं आएंगे 40 मार्क्स? जो बच्चे डर रहे हैं उनके लिए अब बताओ कितना आसान पेपर आ रहे हैं। अगर 2021 जैसा आया तो आराम से काम रह के करोगे तो आराम से 50 नंबर ले आओगे। चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ओवर द टाइम। चेंज हो रहा है तो अपने पास क्या होगी? ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि हम क्या कहते हैं dn अपॉन dt, मैंने उसने भी समझाया था। और यहाँ पे अपने पास r इंटू में अपने पास क्या होता है? n होता है। तो विद ये पॉपुलेशन चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ही तो होता था, इसी को तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। ये होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसका मतलब पॉपुलेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अपने पास दे रखा है 16 और 16 में दे रखा है एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड अबोव। अगर कोई बाउंडेड अबोव है और नॉन एम्प्टी है तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है भाई उसका लीस्ट अपर बाउंड जरूर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट आ जाए और बाउंडेड बिलो आ जाए तो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ये भी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन सी होगा। ये कब होगा? जब बाउंडेड बिलो दे रखा हो तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 17 और 17 में दे रखा है व्हेन द पर कैपिटा रेट इंक्रीजेज आर। जैसे तुमने अभी के लिए ये लिखा था डी एन अपॉन में डी टी और आर अपने पास एन, और इससे क्या बन रहा था अपने पास? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बन रहा था। अगर आर अपने पास इंक्रीज कर रहा है, अगर नेगेटिव लग जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा। लेकिन ये कहता है टेक द सेम पॉजिटिव वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन साइज देन वी गेट विच ग्रोथ। कैसी ग्रोथ होगी? एक्सपोनेंशियल होगी। बी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे एन की वैल्यू ई की पावर में आएगी। आर अपने पास इंक्रीज कर रहा है, कह रहा है, तो बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में दे रखा है कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी होगी। एनी कोशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। बिल्कुल सही बात है, जो भी कोशी सीक्वेंस होगी वो हमेशा बाउंडेड होगी, चाहे कोई भी मीट्रिक स्पेस हो। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। गलत बात। अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड है तो वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्ज करेगी। अगर बाउंडेड अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो उसके किसको? लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी, और मोनोटोनिकली अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, एनी रियल कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बिल्कुल रियल में कोसी कन्वर्जेंट होती है, कोसी कन्वर्जेंट। एनी कन्वर्जेंट तो कोसी हमेशा होती है, लेकिन रियल में कोसी भी कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि कोसी कन्वर्जेंट पता है किस किस में होती है? जो अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस हो ना, उन सब में कोसी कन्वर्जेंट हो सकती है। रियल नंबर अपने पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता है, तो इस वजह से एवरी कोसी कन्वर्जेंट होती है। हर मीट्रिक में ऐसा नहीं होता, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा था ना। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है और ये कह रखा है कि इफ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए की कार्डिनलिटी अपने पास 6 दे रखी है और बी की कार्डिनलिटी अपने पास 7 दे रखी है। ये जो दे रखा है फाइंड आउट, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये एक ए सेट ले लो, एक ये बी सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल होता है कि ए में से बी को हटा दो और अपने पास फिर क्या करना है? यूनियन करना होता है, बी में से ए को हटा दो। अब ये मेरे पास ए है, पूरा मैंने ए ले लिया और किसको हटाना है? बी को, मतलब इस इंटरसेक्शन को। अब फिर मैंने बी लेना है, फिर इस इंटरसेक्शन को हटाना है। तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ? ये 2 बार आ गई मेरे पास, मुझे 2 बार हटानी थी, ये 1 बार लेनी है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ क्या? कार्डिनलिटी ऑफ, जैसे मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस की कार्डिनलिटी ये कर लूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस में इनकी इंटरसेक्शन कर दूँ कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाए। मैंने पूरा ए ले लिया, पूरा बी ले लिया और इनकी इंटरसेक्शन को क्या कर दिया, क्योंकि ये 2 बार आ गया था। पूरा ए लिया, 1 बार आ गया, अब बी लिया तो 1 बार फिर आ गया, तो मुझे ये हटा देती हूँ, 1 बार का हटा देती हूँ तो मेरे पास ये दोनों आ जाएंगे और ये आ जाएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अपने पास ये होता है। इसमें इंटरसेक्शन के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट पूछ रहा है। कांस्टेंट सीक्वेंस है ये और इसका लिमिट पॉइंट फिर यही होता है। जो भी ये 1 लिखने का मतलब है ऐसे है, ये सीक्वेंस इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रही है। ठीक है, इसका रेंज सेट पूछे तो सिंगलटन 1 आएगा, इसका रेंज सेट, उसकी कार्डिनलिटी भी 1 आएगी और इसका लिमिट पॉइंट भी 1 होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि एफ और जी अपने पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल एंड ऑल्सो ईच फंक्शन इज बाउंडेड। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यूसी दे रखा है एफ और जी तो उनकी प्रोडक्ट जरूरी नहीं है यूसी होगी। अगर एफ और जी दोनों अपने पास बाउंडेड भी दे दिए जाए तो प्रोडक्ट यूसी की यूसी होती है, और यही कंडीशन सबसे ज़्यादा मेन रहती है। यूसी की अपने पास प्रोडक्ट हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगी, लेकिन कब? जब बाउंडेड दे रखा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एफ ऑफ एक्स वाई 0 है। ठीक है भाई, देन फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट दिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यू। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होते हैं एफ ऑफ ए प्लस में एच यू 1 और अपने पास बी प्लस एच यू 2 और माइनस एफ ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय में h और लिमिट होती है h टेंड्स टू 0। अब u1 और u2 क्या होते हैं? u जिसकी डायरेक्शन में कह रखा है ना, ये रहा, ये पहले वाला एलिमेंट u1 है और दूसरे वाला u2 है।
ए और बी जिस पॉइंट पे कह रहा है ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है, और ये रखने हैं किसमें, फंक्शन जो यहाँ दिया होगा वहाँ एक्स की जगह ये पूरा रखना होता है, वाई की जगह ये पूरा, फिर ए और बी जिस पॉइंट पे निकालने वहाँ फंक्शन की वैल्यू, ये तो क्या आ जाएगा 0 - 0/h, तो 0 आ जाएगा हमेशा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, क्योंकि फंक्शन ही 0 होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव पूछे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे, डेरिवेटिव पूछे, हमेशा तीनों चीज़ें ही 0 होंगी। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि डबल इंटीग्रल निकालना है इसका, ठीक है भाई, तुम्हें पता है ना इसका डबल इंटीग्रल कैसे निकालोगे, f(x, y) ये दे रखा है अपने पास, फाइंड द डबल इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, तो डबल इंटीग्रल कैसे निकालोगे इस फंक्शन का, ये अपने पास हो रही है, 1 मिनट रुको, डबल इंटीग्रल निकालना, मैं ये फंक्शन लिख देती हूँ x, y, z। तुम्हें पता है कि डबल इंटीग्रल को अपने पास ट्रिपल इंटीग्रल में बाय किसे, गोज डाइवर्जेंस थ्योरम से कर सकते हैं। गोज डाइवर्जेंस मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है इसका क्या लेना पड़ेगा, डेल लेना पड़ेगा, और फिर उसका 3 बार क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो मैं इसका देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगी 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड 0, तो डाइवर्जेंस इसका 0 आ गया, तो 0 का ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, वहाँ पे करने मत लग जाना भाई, बस सीधा थ्योरम लगेगी, अदरवाइज वो देता ही नहीं क्वेश्चन करने वाला। विच फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस f(x), अपने पास x दे रखा फॉर एवरी x के लिए इज कॉन्टिन्यूस दे रखा है, अगर ये कॉन्टिन्यूस दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x, तो ये f(x) इज इक्वल टू x, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं अपने पास, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि रिमान फंक्शन अपने पास होगा ये कॉन्टिन्यू, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, नहीं है ये कॉन्स्टेंट, डिरिचलेट फंक्शन नहीं है, रिमान फंक्शन भी नहीं होता। रिमान फंक्शन पता है तुम्हें क्या होता है, रिमान ये नहीं कह रहा कि ये रिमान इंटीग्रेबल होगा, नहीं, ये रिमान फंक्शन कह रहा है, और रिमान फंक्शन अपने पास कौन सा होता है पता है तुम्हें, रिमान फंक्शन कौन सा होता है, रिमान फंक्शन में अपने पास क्या होता है कि अपने पास 1/q टाइप का होगा, कब, इफ x अपने पास p/q का होगा, मतलब कैसा होगा, रैशनल होगा, कहाँ से, 0 से 1 इंटरवल लेके रियल नंबर पे ऐसे डिफाइन होता है। वैसे रियल नंबर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सारे के सारे रियल नंबर, ये 0 से 1 तक के रैशनल नंबर उठाए मैंने, यहाँ रियल नंबर कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 0 होगा इफ x अगर इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये होता है अपने पास, इसी का नाम होता है रिमान फंक्शन, इसको थोमी फंक्शन भी कहते हैं, पॉपकॉर्न फंक्शन भी कहते हैं। और ये जो फंक्शन की खूबी ये होता है कि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है इरेशनल नंबर पे, ओनली एट इरेशनल नंबर पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है इरेशनल नंबर पे। अब आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कभी भी कि कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जो कॉन्टीन्यूअस हो सिर्फ रैशनल नंबर पे, ऐसा कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो कॉन्टीन्यूअस होगा रैशनल नंबर पे, बट ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टीन्यूअस होता है ओनली एन इरेशनल नंबर, और इसका एग्जांपल रहेगा थोमी फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जो f(x) इज इक्वल टू c, c अपने पास कोई भी रियल नंबर होगा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। डिरिचलेट फंक्शन अपने पास क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन अपने पास f(x) जो कि 1 वैल्यू देगा इफ x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और इफ x अगर इरेशनल नंबर से बिलोंग करेगा तो 0 होगा, ये कहीं पर भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होता। तो ये जो गिवन है ये अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मैंने सारे फंक्शन आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, विच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन चेकिंग फॉर द टेलर थ्योरम, टेलर थ्योरम के लिए कौन सी कंडीशन जो चेक नहीं करते हमें अगर टेलर थ्योरम, n-1th डेरिवेटिव डेरिवेबल होना चाहिए, बिल्कुल n-1th डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेबल होने चाहिए ओपन इंटरवल पे, और उस पॉइंट पे अपने पास उसका डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस होना। ये n-1th डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, n-1th डेरिवेटिव की बात कर रहा, तो ये क्लोज इंटरवल, nth डेरिवेटिव जरूरी नहीं है क्लोज इंटरवल पे डेरिवेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि नेसेसरी कंडीशन नहीं, टेलर थ्योरम में कहीं भी बाउंडेडनेस नहीं होती है कि फंक्शन अपने पास बाउंडेड हो, फंक्शन बेशक अनबाउंडेड हो फिर भी हम टेलर थ्योरम लगा सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, बिल्कुल यही कहती है टेलर थ्योरम, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर जो सी है ये अपने पास करेक्ट हो जाएगा अभी के लिए, क्योंकि नोट ट्रू पूछा था। नेक्स्ट अपने पास कहता है व्हेन विल द मैट्रिक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ, इसके अंदर डेटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ये किसके अंदर है, ये अपने पास मल्टी वेरिएबल का टॉपिक है, उसमें पहला होगा इसको f1 ले लो, ये दूसरे वाले को f2, कर्ल f1 बटे में कर्ल x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, इसका डेरिवेटिव ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y -1 होगा, अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y होगा क्योंकि y कांस्टेंट रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव नीचे ऊपर होगा f1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, अब ये कह रहे हो इसका विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x आ जाएगा, इसका डेटर्मिनेंट निकाल दो दिस माइनस में दिस, तो ये कह रखा है डेरिवेबल विल बी सिंगुलर, सिंगुलर मतलब डेरिवेटिव जब 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा x + y
इज इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों रखा? क्योंकि इसने सिंगुलर कहा है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -y। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कहता है द ऑसिलेशन ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन। ध्यान से देखना, ऑसिलेशन का मतलब जैसे अपने पास मैंने एफ ऑफ एक्स साइन एक्स ले लिया, तो ये मेरे पास एक ऑसिलेशन अपने पास कंप्लीट हो गया यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई तक। और ये कह रखा बाउंडेड फंक्शन है, बिल्कुल साइन एक्स बाउंडेड होता है अपने पास ऑन एन इंटरवल ए बी। मैंने इंटरवल ले लिया, अपने पास कोई भी इंटरवल ले लो, ए टू बी ही ले लो, साइन एक्स अपने पास बाउंडेड होता है। इज द डैश, उसको क्या कहते हैं? ऑफ द सेट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो इमेज के एलिमेंट उठाओगे, ये इसके इमेज के एलिमेंट हो गए, यहाँ से ये एलिमेंट। ये कहता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स और वाई कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट आए, उनके बीच का जो मोड है, मोड किया तो नीचे वाली चीज़ें कहाँ शिफ्ट हो जाती है? ऊपर। तो मोड की वैल्यू ये कह रखा है कि द सेट ऑफ मोड ऑफ द नंबर, उसको क्या कहेंगे? यही बोलेंगे। और ये क्या होता है? सुप्रीमम। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम नहीं होता है, ये सुप्रीमम होता है। मैक्सिमम तब होगा जब ये सेट से बिलोंग करे। अब जरूरी नहीं है ना, मैंने तो यही एग्जांपल उठा लिया, इसमें तो मैक्सिमम बन गया। कुछ ऐसे एग्जांपल होगा जिसमें अपने पास क्या होगा, जरूरी नहीं ना वो सेट से बिलोंग करेगा। सुप्रीमम मैक्सिमम तभी होता है जब सुप्रीमम सेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में दे रखा व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपेंशन टेंजेंट एक्स। फिर टेंजेंट एक्स का ग्राफ ये होता है -π/2, ये होता है π/2 और ऐसे जाता है। ठीक है, -∞ से इन्फिनिटी तक इसकी क्या होती है? रेंज होती है। अगर कोई रेंज पूछे तो -∞ to ∞, डोमेन -π/2 to π/2 होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का अपने पास क्या होगा इंटरवल? टेंजेंट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? -π/2 से π/2। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है द फंक्शन विच आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम के अंदर अपने पास जो फंक्शन होता है वो मेरे पास क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव जो होता है वो अपने पास क्या होता है? सिंगल डेरिवेटिव पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई। ठीक है, और इधर अपने पास डबल डेरिवेटिव होता है कर्ल एफ बटे में कर्ल क्यू बटे में अपने पास कर्ल एक्स माइनस में कर्ल पी बटे में अपने पास कर्ल वाई होता है, इंटू में अपने पास डी एक्स डी वाई होता है। यही होती है अपने पास ग्रीन थ्योरम। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं ना, इनको क्या होना होता है? कॉन्टिन्यूस होना होता है। कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, ऑप्शन नंबर ए। ये पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट, ये है ना, जब हम ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसी के अंदर लिखा होता है कि ग्रीन थ्योरम अपने पास वैलिड होती है मल्टी कनेक्टेड रीजन में। दूसरा अपने पास स्टोक्स थ्योरम मल्टी कनेक्टेड में नहीं होगी, इसमें सिंपल कनेक्टेड होना चाहिए रीजन। और दूसरा अपने पास जो इसके अंदर क्या होती है? कंडीशन होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है विच थ्योरम इज वैलिड इन कैलकुलेटिंग इंटीग्रल फॉर मल्टी कनेक्टेड। यही आगे देखो मैं बता रही थी। अब देखो तुम्हें लगेगा कि स्टोक्स थ्योरम भी अपने पास भाई वैलिड होती है कैलकुलेट इंटीग्रल फॉर मल्टी कनेक्टेड डोमेन आर। और अपने पास क्या हो सकती है? अपने पास ग्रीन थ्योरम भी हो सकती है। मल्टी कनेक्टेड रीजन की वजह से ग्रीन थ्योरम आएगी अपने पास। ऑप्शन नंबर ए अपने पास एक वो थ्योरम पूछ रहा है कि मल्टी कनेक्टेड कहाँ आएगी, तो मल्टी कनेक्टेड सिर्फ ग्रीन थ्योरम में आएगी। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है व्हाइल फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन व्हाट विल बी गेट इन द केस ऑफ इट्स सेकंड डेरिवेटिव बिकम्स 0। ठीक है भाई, अगर अपने पास सेकंड डेरिवेटिव हमने ले लिया 0 तो नाइदर मैक्सिमा, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब बताया था, तो सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा वहाँ पे। वी गेट ए पॉसिबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वी गेट बोथ मैक्सिमा। ये अपने पास ऑप्शन नंबर, ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले। ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या होगा? ये कह रखा है सपोज दैट ए अपने पास डोमेन का कोई पॉइंट ले रखा है, ए अपने पास इज इन डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। तो ये कहता है ऑल एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स छोटा है इसे, इसका मतलब एफ ऑफ ए पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है फंक्शन, तो एफ हैज ए मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर यहीं पे ये होता है कि एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या दे रखा है? लेस द एफ ऑफ एक्स बड़ा है एफ ऑफ ए से, तो ए के ऊपर इसका मतलब मिनिमम वैल्यू दे रहा है, लोकल मिनिमम पक्का दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अपने पास अभी के लिए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि ये सीक्वेंस गिवन बाय द इंटरवल दिस। अगर कोई भी सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड पक्का होगी। अब आपको लगेगा कन्वर्जेंट भी होगी। मैंने ये ले लिया एग्जांपल -1 की पावर n, देखना ये बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। -1 1 कैसी है? ऑसिलेट फाइनाइटली है, तो ये ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। अनबाउंडेड कह रखा है कि अनबाउंडेड होगी, अनबाउंडेड हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म अगर बाउंडेड है तो अपने पास डोमेन अगर बाउंडेड है तो उसकी रेंज सेट हमेशा बाउंडेड बनेगी।
डाइवर्जेंट अपने पास मैंने ये एग्जांपल दे दिया, तो ये भी अपने पास इससे कैंसिल होगा। ऑप्शन नंबर ए अपने ना ये डाइवर्जेंट होती ना कन्वर्जेंट, ऑसिलेटिंग होती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि y अपने पास एक्सप्रेस्ड होगा इन टर्म, एक मिनट पीछे वाले में वही एग्जांपल इसमें भी तो होगा। ये कह रखा है कि ये अनबाउंडेड होगा, मैंने ये दे दिया -1 की पावर n, ये सीक्वेंस है ना -1 to 0 से 1 के बीच में, लेकिन ये सीक्वेंस अपने पास 0 to 1 पे अपने पास कभी भी अनबाउंडेड नहीं होगी, ठीक है। तो अपने पास ये क्या आ जाएगी, अपने पास अनबाउंडेड नहीं होगी, तो ये अपने पास ऑप्शन ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दे रखा है कि हाउ डू वी फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस की वॉल्यूम अपने पास कैसे निकाल सकते हैं। फाइंडिंग द लाइन इंटीग्रल नहीं, डबल इंटीग्रल से तो एरिया निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग ओवर द सरफेस नहीं, बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस अगर निकाल दे तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 में क्या दे रखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन एफ to be Riemann integrable is that for the every partition P of every epsilon which of the following condition must be occur। तो अपने पास क्या होती है कंडीशन, भाई ये डायरेक्ट कंडीशन है, UFP माइनस LFP का मोड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका रीमान इंटीग्रेशन और मीट्रिक स्पेस और एक कॉम्प्लेक्स अगर ये तीनों वीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर सारे ये बहुत अच्छे से इन तीनों पे अलग अलग करवा रखे कि कॉम्प्लेक्स के अलग, और उसकी प्लेलिस्ट भी अलग है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बता भी रखे, एक्सप्लेन कर रखे हैं बोर्ड पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उससे 3 पेपर तुम्हारे बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हें आइडिया भी आ जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मीट्रिक स्पेस के अगर इकट्ठे क्वेश्चन एक जगह देखोगे तो तुम्हें समझ आएगी ज़्यादा, और सिमिलरली कॉम्प्लेक्स के, और सिमिलरली मैंने उसके अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल 3 करवा रखे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल टॉपिक करवा रखा कंप्लीट, और मैंने उसके अंदर करवा रखा है इम्प्रॉपर करवा रखा है, रिमान करवा रखा है पूरा, और एक मैंने कॉम्प्लेक्स करवा रखा है। ये 3 टॉपिक वहाँ करवा रखे हैं, वहाँ से भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी करवा रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बताना है। इफ फंक्शन अपने पास इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल, फंक्शन अपने पास क्या होगा, अपने पास इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल, इंक्रीजिंग इन ईच ऑफ इट्स, नॉट इंक्रीजिंग इन ईच, नहीं इंक्रीजिंग है तो सारे सब इंटरवल में भी इंक्रीजिंग होगा, कैंसिल हो गया। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, गलत बात, रीमान इंटीग्रेबल होते हैं। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ये भी गलत बात है क्योंकि होते हैं। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी अपना सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रखा फाइंड द सिमल्टेनियस लिमिट, ये ऐसे दे रखा भाई वाई इंटू में साइन 1 में एक्स, और लिमिट दे रखी है एक्स वाई टेंस टू 0 0। भाई ये फंक्शन अपने पास क्या होगा, बाउंडेड, और अब लिमिट पुट कर दो वाई की जगह 0, क्या आ गई 0, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम। इन चीज़ों को एक जगह लिख लो भाई, टेलर सीरीज की जो चीज़ें आई है और मैंने बताई है, मैंने पिछले में भी बताई थी ये सारी चीज़ें कि टेलर सीरीज पता है कहाँ फेल होती है। टेलर सीरीज अपने पास क्या होता है, टेलर सीरीज बस सेकंड ऑर्डर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसको सोल्व करने में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही कह रखा है कि टेलर थ्योरम ये कह रहा है नॉट अप्लीकेबल। अप्लीकेबल होती है किसके अंदर, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को ऑप्टिमाइजेशन करती है, मतलब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अपने पास होता है जैसे सॉल्यूशन अपने पास पहले मान लेते 3 वैल्यू आ रही है, लेकिन उसके ना और क्लोज, मतलब जो तुम्हारा रिजल्ट आया है ना उससे और, मतलब जो करेक्ट रिजल्ट है ना उसके बिल्कुल पास ले जाती है ये, तो उसको ऑप्टिमाइजेशन करती है। इट रिड्यूस मैथमेटिकल प्रूफ, बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ को बहुत छोटा कर देती है। इट इज़ यूज टू फाइंड द होल फंक्शन, बिल्कुल होल फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये अपने पास यही तो लगती है ना, अपने पास एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट ही तो करते हैं। इसके अंदर एफ ऑफ ए प्लस में एच एफ डैश ए और प्लस में अपने पास एच केयर एफ डबल डैश, जब अपने पास कहाँ से हो ए से ए प्लस एच के अंदर अगर टेलर सीरीज खोलने हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना अपने पास एफ ऑफ ए से अगर ए प्लस एक्स है तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा, तो यहाँ पे अपने पास एक्स एच की जगह एक्स चलता जाएगा फिर, ठीक है। इट फेल टू सोल्व द पावर फ्लो फंक्शन, ये बात गलत है, पावर फ्लो फंक्शन में भी ये एप्लीकेबल है। ए की पावर एक्स के अंदर टेलर थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो पावर फ्लो के अंदर ये यूज़ होती है, तो डी ऑप्शन अपने पास गलत दे रखा है, यही अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में दे रखा कि कर्ल फाइंड आउट करना। कर्ल कैसे निकालोगे भाई, कर्ल अपने पास तुम्हें निकालना है, आई ले लो, जे ले लो, के ले लो, कर्ल वाई में कर्ल एक्स, कर्ल वाई में कर्ल वाई, कर्ल वाई में कर्ल जेड, और यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, ये हो गया 2xy, ये अपने पास 1, यहाँ 1, तो इसकी अगर तुम ये लोगे इसका अपने पास 0 हो जाएगा, ये लोगे तो अपने पास इसका 0, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड 0, अब ये लोगे इसका 0 हो जाएगा, ये माइनस का क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई 2x के आ जाएगा। तो देख लो कहाँ है 2x की,
2xk, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कर्ल और डाइवर्जेंस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओगे। एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी व्हेन एक्सप्रेस्ड एज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ABC इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड। भाई प्रोडक्ट में एक्सप्रेस होते हैं, ये अपने पास डेफिनेशन होती है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। इसके अपने पास जो एलिमेंट हो डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है, अपने पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाए। और एक चीज़ और याद रखना, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज एन आइसोमॉर्फिक होती है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है, द एक्सपेंशन ऑफ ए पावर सीरीज। अच्छा मैं ना एक चीज़ तुम्हें क्लियर कर दूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है इस इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे ये मेरे पास ए एक सेट दे रखा है और ये मैंने बाहर ले लिया कोई बी सेट। अब अपने पास देखो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है इसके दो एलिमेंट लेके चलेंगे। बेसिक डिफरेंस बताती हूँ, इसके दो एलिमेंट लेंगे और इसकी अगर तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट करोगे वो ए के अंदर ही होने चाहिए, दैट इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है एक दूसरे सेट से लेके आएंगे। जैसे हम क्या करते हैं, आर को हमने फील्ड के ऊपर लगा दिया, अब इसकी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है आर के ही दो एलिमेंट लेके चलेंगे और उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट आर में हो। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब होता है एक एलिमेंट फील्ड का आएगा और एक एलिमेंट इसका आएगा, तो इन दोनों के डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने पास एक एलिमेंट कहाँ से आएगा, फील्ड से, और एक एलिमेंट अपने पास आएगा आर से, और उन दोनों की डायरेक्ट प्रोडक्ट आर में जानी चाहिए। ये होती है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। और ये अपने पास इंटरनल का मतलब दो उसी में से उठाएंगे और उसी के अंदर जाने चाहिए। समझ में आई बात, ये होता है इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट अपने पास दे रखा द एक्सपेंशन ऑफ ए पावर सीरीज हैविंग आर हैज द रेडियस। अगर समझ ना आया तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी, नेक्स्ट जो पेपर करवाऊंगी उसमें दोबारा समझा दूंगी अगर ना समझ आया हो तो। द एक्सपेंशन ऑफ ए पावर सीरीज हैविंग आर एज ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड एक्स और ए बी एनी 2 पॉइंट इन आर। कन्वर्जेंस इफ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी कब, एक्स माइनस ए का मोड जब लेस देन आर होगा, ठीक है। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बोले या फिर एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये होता है कि जो भी आपकी रेडियस होती है दैट इज द रेडियस, उसका कोई भी क्लोज सबसेट ले लो उन सब पे भी यूसी होगी, और लेस देन आर लोगे तो भी अपने पास यूसी होगी हमेशा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ वी आर गिवन 2 ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट मतलब एक ये ले लिया और इसी के ऊपर एक और ले लिया, ठीक है। ये कह रखा है मीट्रिक स्पेस दे रखा, व्हाट कैन वी सी अबाउट डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मीट्रिक है, तो डी ऑफ ए अपने पास क्या होता है, इन्फीमम ले लो इसके अपने पास इन्फीमम डी ऑफ ए बी, स्मॉल ए बी, ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा, वे दो पॉइंट अब इसी के ऊपर है तो दो वे पॉइंट उठाओगे उनका इन्फीमम लोगे तो 0 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास करेक्ट होगा। मीट्रिक स्पेस में ये तो समझा ही रखिए डिस्टेंस निकालनी, तो फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। देखो 1 के बाद अपने पास 2 के बाद 3 ऐसे आ रहा है, लेकिन ये भी तो आ रहा 1/2 1/3 आगे 1/4 आएगा, तो एक सब सीक्वेंस बन के मेरे पास 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। इसका लिमिट पॉइंट अपने पास 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 5, और 5 के अंदर दे रखा है इफ एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्स टू वाई देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। अगर अपने पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है एक्स से वाई पे, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मतलब कॉन्टिन्यूस क्या है, इनवेरिएंट, क्योंकि एक्स से वाई पे अपने पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन रह रहा है, मतलब एक्स ले लिया उसकी इमेज ले ली वो भी अपने पास कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इनवेरिएंट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस इनवेरिएंट की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ग्रुप है इज कॉल्ड एबिलियन इफ इट इज सेटिस्फाइड। तुम्हें पता है कि इसने पहले ही दे दी है ये कंडीशन कि वो ग्रुप तो है, उसको एबिलियन होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ग्रुप तो इसने पहले ही कहा है, इसका मतलब एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ये तीनों प्रॉपर्टी तो ये बोल ही रहा है कि है सेटिस्फाई। ये कहता है एबिलियन होने के लिए उसे कौन सी करनी पड़ेगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट तो हमेशा होगा, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, एक मिनट मुझे लगता है वो मैं 2-3 क्वेश्चन ये दोबारा करवा देती हूँ, शायद तुम्हें वॉइस की प्रॉब्लम होगी हो। नेक्स्ट अपने पास देखो इसके अंदर क्या दे रखा है अपने पास, इसके अंदर दे रखा है कि एक ग्रुप है इज एबिलियन। देखो ग्रुप तो पहले ही दे रखा है, मतलब ये 3 प्रॉपर्टी तो पहले ही सेटिस्फाई हो रही है। ये क्या रखा है, एबिलियन कब होगी, एबिलियन के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है कि एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चाहे इम्प्रॉपर हो चाहे प्रॉपर हो, जो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट तो हमेशा होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है, एवरी एब्सोल्यूट इज एन कन्वर्जेंट। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेटमेंट स्टेट दैट एवरी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज ऑफ सेकंड कैटेगरी। देखो भाई, ये मैंने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा रखा है, तुम बेशक अभी तो मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, वहीं पढ़ी है वीडियो, देखो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाया है। इसका मतलब जो सिलेबस दे रखा पेपर पिछली बार इसी में से आया था, आपकी बार भी इसी में से आएगा। तो अपने पास क्या है, विच स्टेटमेंट, ये कौन सी थ्योरम है, इसको कहते हैं बेयर कैटेगरी थ्योरम। बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट मैंने लिखवा रखी है। और बेयर कैटेगरी थ्योरम जो होती है अपने पास, ये होता क्या है अपने पास कि सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या होता है। सेकंड कैटेगरी का मतलब अपने पास होता है, एक होती है फर्स्ट कैटेगरी, एक होती है सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि अपने पास कोई भी डेंस सेट है, अपने पास कोई भी सेट है, अगर वो काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सेट में लिखा जाता है, अगर कोई सेट है वो अपने पास काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर एवरी कंप्लीट, क्या देखो, फर्स्ट कैटेगरी का मतलब होता है कि एवरी सेट, अगर कोई सेट है और वो अपने पास काउंटेबल यूनियन, कैसी यूनियन, काउंटेबल यूनियन किसकी, नो वेयर सेट की, काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर सेट, नो वेयर डेंस, काउंटेबल यूनियन, कैसी यूनियन, जैसे एन इज, मैंने यहाँ से 1 से n तक लिख लिया, वो अपने पास ये क्या होगी, काउंटेबल यूनियन होगी। या मैं सारे के सारे जैसे इंटीजर नंबर है ये अपने पास काउंटेबल होते हैं तो उनकी यूनियन में अपने पास लिख दिया। नो वेयर डेंस सेट कैसे सेट होने चाहिए, नो वेयर डेंस सेट, काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सेट की यूनियन में अगर किसी सेट को लिख सकते हैं तो वो फर्स्ट कैटेगरी का होगा। जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम काउंटेबल यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सेट लिख सकते हैं तो वो फर्स्ट कैटेगरी का होता है, और अगर नहीं लिख सकते तो फिर वो सेकंड कैटेगरी का होता है। तो बेयर कैटेगरी थ्योरम कहती है अगर कोई कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है तो वो हमेशा सेकंड कैटेगरी का होगा, और तभी हम कहते हैं कि जो रैशनल नंबर है वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस नहीं है। अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस होता तो वो अपने पास सेकंड कैटेगरी का होता, लेकिन मैंने अभी बताया ये अपने पास फर्स्ट कैटेगरी का होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है, इफ ए एन इज इक्वल टू 1/n देन वी सी अबाउट द मोनोटोनिक नेचर। 1/n, ये इसको ए एन ले लो भाई, ए एन 1/n ले लिया, तुम क्या निकालो, ए एन प्लस 1 माइनस में ए एन निकालो, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। 1/n होता है जो तुम निकाल के देख लेना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट। अब मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, इंक्रीजिंग आ जाए तो n होगा, एन स्क्वेयर होगा, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं, एन की क्यूब होगा, ठीक है, एन होगा एन की क्यूब, ये तो स्ट्रिक्टली होते हैं। 1/n हो जाए, 1/n स्क्वेयर, ये डिक्रीजिंग होते हैं, माइनस n हो जाए ये डिक्रीजिंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 10, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन एबिलियन। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म अपने पास होती क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। अब तुम्हें पता है अगर कोई ग्रुप एबिलियन है तो सेंटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय में ये ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है, ऑर्डर ऑफ जी हो गया तो ये अपने पास 1 आ गया, तो ट्रिवियल आएगा सिर्फ आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज, अगर किसी इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होगा, अगर एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज, कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होगा ना ऑन दैट इंटरवल, ऑप्शन नंबर ए, एवरी यूनिफॉर्म इज एन कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट अपने पास एक ग्रुप दे रखा है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट सब ग्रुप दे रखी इज आइसोमॉर्फिक टू, मैंने पहले भी बताया था एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के होता है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के थोड़े ना आइसोमॉर्फिक करोगे, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप देन जी इज एन आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जेड होगा। वैसे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन गलत है क्योंकि ये भी ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि हर कोई भी अगर अपने पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो खुद के आइसोमॉर्फिक तो हमेशा ही होती है, इसका सी भी वैसे करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि 13 एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स और डी। भाई देखो ये मैं दो चीज़ें बताऊंगी, एक्स अपने पास ग्राउंड सेट होता है और एक्स हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है, डी अपने पास जो होता है इसको अपने पास क्या बोलते हैं, मीट्रिक बोलते हैं, इस पूरे को मीट्रिक स्पेस बोलते हैं, इसको मीट्रिक बोलते हैं, इसको अपने पास नॉन एम्प्टी सेट, इसको ग्राउंड सेट बोलते हैं। और ये डी जो है ये इस एक्स पे मीट्रिक होता है, डी मीट्रिक होता है इस एक्स पे। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक्स टाउ इस पूरे को बोलते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस,
ताऊ जो होती है, टोपोलॉजी होती है, किसके ऊपर होती है, एक ग्राउंड सेट बोलते हैं, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर होती है। तो अभी के लिए ये पूछ रखा कि एक्स और डी क्या है। डी अपने पास, और एक चीज़ और याद रखना, ये डी जो डिस्टेंस फंक्शन होता है और ये हमेशा कॉन्टीन्यूअस भी होता है, ठीक है। डी अपने पास मीट्रिक होगा, एक्स अपने पास ग्राउंड सेट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा 14 और 14 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीट्रिक स्पेस इज नॉट कंप्लीट। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास कंप्लीट होता है, सेट ऑफ इरेशनल अपने पास कंप्लीट होता है, सेट ऑफ रियल अपने पास कंप्लीट होता है, रैशनल नंबर अपने पास कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कैसी सीक्वेंस मिल जाए। अब तुम देखना, 1 ले लो और अपने पास 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल, और ये जो सीक्वेंस है सारे के सारे रैशनल नंबर है और ये कन्वर्ज करेगी ई को, तो ये इरेशनल नंबर है। जो भी आप सीक्वेंस जिस सेट से लेके चलो वो उसी के अंदर कन्वर्ज करनी चाहिए, तब अपने पास बोलते हैं उसका ऑर्डर कंप्लीट होता है। तो रैशनल नंबर अपने पास कंप्लीट ऑर्डर नहीं होता है, इज नॉट कंप्लीट। पीछे भी किया था ना हमने, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि वो नॉट कंप्लीट होता है। कंप्लीट अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस भी इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस दे रखा, बी अपने पास सबसेट है एक्स का, देन बी इज क्लोज्ड, देन बी इज ऑल्सो। तो बी अगर अपने पास क्लोज दे रखा तो बी को कंप्लीट भी होना पड़ेगा फिर, ठीक है। अगर एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है, बी सबसेट है अगर एक्स का, बी अगर क्लोज है तो बी को अपने पास कंप्लीट भी होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है बस डायरेक्ट। लेट अपने पास एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है, पी एन अपने पास कोसी सीक्वेंस दे रखी है, डिफाइन देन पी एन इज। तो पी एन अपने पास बाउंडेड होगी अपने पास, लेकिन जो आंसर दे रखा तुम्हारा ये दे रखा है कन्वर्जेंट, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये अपने पास सिर्फ रियल में कन्वर्जेंट होगा। कोसी सीक्वेंस सिर्फ अगर रियल दिया होता ना यहाँ पे मीट्रिक स्पेस, रियल की जगह अगर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस लिख देता ना तो फिर ये ऑप्शन जाता। अब इसने जर्नल मीट्रिक स्पेस लिखा है तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ये नहीं जाएगा। एवरी कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होती है। वट पावर ऑफ एक्स डज एक्सपेंशन। साइन एक्स में सारी की सारी ओड पावर आती है और कोस एक्स में सारी की सारी इवन पावर आती है और ई की एक्स में सारी की सारी अपने पास पावर आती है, ठीक है भाई। अभी के लिए ऑप्शन नंबर जो रहेगा डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इन ए मीट्रिक स्पेस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि इन ए मीट्रिक स्पेस विच फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। कौन सा फंक्शन अपने पास क्या होता है, हमेशा अपने पास जो डिस्टेंस फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है अपने पास, कॉन्टिन्यूस होता है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी अपने पास हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, डिस्टेंस फंक्शन भी मीट्रिक स्पेस में हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास कह रखा है कि f अगर डेरिवेबल दे रखा सम फंक्शन ऑन ए बी पे, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर c इन ए बी सच दैट इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होगा, f ऑफ c b माइनस ए होगा। बता देती हूँ कैसे होगा। f डैश अपने पास c इज इक्वल होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय में b माइनस ए। इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना, इसका f ऑफ b का, इस ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन, तो ये आ गया f ऑफ c और ये उठ के यहाँ चला जाएगा। तो यही पूछा हुआ है ना कि देयर एग्जिस्ट डेरिवेटिव पूछा है ना, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो ये b माइनस में a इधर चला जाएगा तो f ऑफ c b माइनस में a आ जाएगा। बी ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि x एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है, e अपने पास कंटेन करता है x के अंदर, तो e इज कॉल्ड नो वेयर डेंस सेट। बिल्कुल, अगर अपने पास देखो डेंस सेट होता है तो ई जो ई का क्लोजर होता है वो x होगा। ये कह रहा है नो वेयर डेंस है, तो इसका मतलब ई का क्लोजर क्या आया होगा, एम्प्टी सेट रहा होगा। ये कह रहा है कहीं भी अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, डेंस नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एम्प्टी रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर अपने पास फर्स्ट है, फर्स्ट में दे रखा विच थ्योरम स्टेट्स दैट एन इंटीग्रल फंक्शन अटेन एवरी फाइनाइट वैल्यू विद एट मोस्ट वन पॉसिबल एक्सेप्ट। ये किसकी स्टेटमेंट होती है, मतलब अगर कोई अपने पास फंक्शन है तो वो एटमोस्ट अपने डोमेन में से एक पॉइंट को छोड़ सकता है, ये बात कहती है पिकार्ड थ्योरम, ठीक है। कैलकुलस के अंदर, सॉरी कैलकुलस नहीं, कॉम्प्लेक्स के अंदर पिकार्ड थ्योरम कहती है कि उसके डोमेन का एक पॉइंट को ओमिट कर सकती है अपने पास, लेकिन रियल में पिकार्ड थ्योरम ये कहती है कि उसमें होता है कि फंक्शन एंटायर होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन जो होता है रियल के अंदर अपने पास ये कहते हैं कि डोमेन का एक पॉइंट अगर किसी फंक्शन ने छोड़ दिया तो ये बात पिकार्ड थ्योरम कहती है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कहता है कि कोस हाइपरबोलिक रूट जेड दे रखा है। भाई इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब वो मत समझना बाइसेक्शन और वो सारा सब कुछ नहीं, इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है। और तुम्हें पता है कि ये फंक्शन जो होता है कोस हाइपरबोलिक रूट जेड, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंटायर होता है। मैंने बताया जितने भी हाइपरबोलिक फंक्शन होता है
चाहे साइन हाइपरबोलिक ले लो, कोस हाइपरबोलिक ले लो, ई की पावर जेड ले लो, ई की पावर रूट जेड ले लो, ये सारे के सारे फंक्शन एंटायर होते हैं, तो इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज नॉट ए नॉर्मल अंडर यूजिंग रिंग ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन नहीं होगा। देखो क्यों होता है, क्योंकि अगर अपने पास ये 2 सिलो सब ग्रुप जो होता है इसको एनपी से लिखते हैं भाई, एनपी इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 के होता है, ये एनपी मस्ट बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, तो एनपी अपने पास मस्ट बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, तो ये क्या रखा 1 प्लस में एन के अपने पास 2 के हो जाएगा, 1 प्लस में 2 के हो जाएगा। ग्रुप का ऑर्डर अगर मेरे पास कोई भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ग्रुप का ऑर्डर 2 सिलो सब ग्रुप कह रखा, मैंने मान लिया कि ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास 2 ही है, तो उसके अंदर 2 सिलो सब ग्रुप मिलेंगे, तो ये बताना कि 2 सिलो सब ग्रुप नॉर्मल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल होता तो 1 प्लस 2 के टाइप का होता। अब इस 1 को इधर लेके जाओ, क्या 2 1 को कभी डिवाइड करेगा, मतलब एक यहाँ से एक इंटीजर नंबर आना चाहिए, ये कि इंटीजर भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नहीं सेटिस्फाई करा और सब में सेटिस्फाई करेगा, और सब में सेटिस्फाई करेगा ये, लेकिन इसमें नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में दे रखा है द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप। K4 जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट, वैसे तो ये भी नॉन साइक्लिक होता है, लेकिन इसने स्मॉलेस्ट पूछा है, एबिलियन ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। तुम्हें पता है कि कोई एबिलियन ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का है तो वो हमेशा क्या होता है, साइक्लिक होता है, तो हट गया। Q8 नॉन एबिलियन, ये कहता है स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक, तुम्हें पता है Q8 नॉन एबिलियन होता है तो नॉन साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक होगा, लेकिन ये क्या कह रखा है, लेकिन इसका ऑर्डर है 8, इससे छोटा ऑर्डर भी मिलता है। मैट्रिक्स ग्रुप का जो अपने पास मैट्रिक्स होती है नॉन कॉम्यूटेटिव, वो कम से कम 4 ऑर्डर की होगी, 2x2 की होगी अपने पास, वो नॉन एबिलियन होती है, लेकिन इसने कहा नॉन साइक्लिक, तो वो अपने पास क्या हो सकती है, एबिलियन भी तो हो सकती है ना, इसने नॉन एबिलियन थोड़े पूछा, नॉन एबिलियन पूछता तो मैट्रिक्स ही देना पड़ता एग्जाम्पल, लेकिन इसने नॉन साइक्लिक पूछा है, तो अपने पास K4 देगा, ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट होगा एज कम्पेयर टू सी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा CR इक्वेशन आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फंक्शन, नहीं, CR इक्वेशन इज ओनली नेसेसरी कंडीशन नॉट एन सफिशिएंट कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये अपने पास फॉल्स है। नेक्स्ट दे रखा है द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अपने पास, जैसे मेरे पास Z2 अपने पास साइक्लिक होता है, Z2 साइक्लिक होता है, इनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तुम्हें पता 4 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर इसका कितना होगा, जितना इनका एलसीएम है तो 2 होगा, तो ये एबिलियन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ये भी करेक्ट होगा इसमें, और ये भी करेक्ट होगा, लेकिन आंसर की में ये दे रखा है, ये दोनों ही करेक्ट हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा कि अपने पास के भी द नंबर ऑफ पी सिलो सब ग्रुप ऑफ जितने, देखो ये एनपी अपने पास कितना दे रखा के, तो के मस्ट बी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी, ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट होगा, पीछे बताया था ना अभी। नेक्स्ट अपने पास देखा एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन ऑफ हुज रियल पार्ट इज कांस्टेंट, तो अगर रियल पार्ट कांस्टेंट होगा तो अपने पास आइडेंटिटी थ्योरम लग जाएगी, इसने तो बहुत सारे रियल पार्ट कांस्टेंट होगा, मतलब पूरी की पूरी रियल एक्सिस छोड़ दी, तो फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा फिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कहता है इसकी मल्टीप्लिकेशन, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ तुम्हें डायरेक्ट, 1/2 3 5 6 4 1, तो यहीं से लग जाओ, देखो सबसे पहले 1 दिख रहा है ना सब में, तो यहाँ से 1 लिख जाओ, 1 से ही लग जाओ, 1 किस पे जा रहा है 5 पे, अब इसमें देखो 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 5 पे जा रहा है, तो 1 किस पे गया 5 पे, अब देखो 5, अब यहाँ से स्टार्ट करो, 5 किस पे गया 6 पे, अब इस पे देखो 6 किस पे जा रहा है 6 पे ही, तो 5 चला जाएगा 6 पे, अब 6 गया 4 पे, इसमें 4 नहीं दिख रहा, तो 4 इसमें किस पे जा रहा है 4 पे ही, फिर अपने पास 4 के बाद 1 पे, और 1 इसमें किस पे जा रहा है 2 पे, तो 2 हो गया। अब इसमें 2 नहीं दिख रहा क्योंकि 2 लेना है, तो 2 इसमें नहीं दिख रहा, मतलब 2 इसमें 2 पे जा रहा है, और इसमें 2 किस पे जा रहा है 3 पे जा रहा है, तो ये आएगी, इनकी प्रोडक्ट हमेशा पीछे से स्टार्ट करनी होती, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 100 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर 100, ऑर्डर 100 के अगर अपने पास Z200 में निकालने हैं, ये अपने पास ऐसे दे रखा है, तो इसमें किसी भी ऑर्डर के अगर जो इसको डिवाइड करते हो उसी ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे जो इसको डिवाइड करते हैं, 100 इसको डिवाइड कर रहा है 200 को, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए उसका 5 ले दो 100 का, तो इसका अपने पास 40 आएगा, निकालोगे कैसे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जैसे अपने पास इसको लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो अपने पास इसका अपने पास 5 अलग से कर दो, इसका अलग, 5 कैसे खुलता प्राइम का, p की पावर n का प्राइम 5 अपने पास इक्वल होता है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, 2 की 2 का अपने पास क्या होगा 2 की पावर 2 माइनस में 2, और 5 की पावर 2
2 माइनस में 5 अपने पास 4 माइनस में 2 और 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस में 5 20, तो 40 आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये थे आपके 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।